सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। आप लोगों ने लास्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चन था जो सैलरी से रिलेटेड और इंश्योरेंस ये सब से रिलेटेड नहीं था वो हम लोग आगे आज करने वाले हैं। और पिछला क्लास में आप लोगों ने इससे पहले का सारा टॉपिक कवर कर लिया होगा, जैसे कि जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था गुड, ये कंज्यूमेबल गुड्स का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। अब उसके आगे सैलरीज भी आता है, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग सैलरी पे करते हैं, ठीक है। तो सैलरी को कहाँ पर लिखेंगे, इंश्योरेंस पे करते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, जैसे कि डायरेक्टली ड्यूरिंग द ईयर अगर बैलेंस रहा ना कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एडवांस बैलेंस, ये सारा चीज अगर रहेगा तो एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। जैसा कि सब्सक्रिप्शन में आप लोगों ने एडजस्टमेंट सीखा होगा कि आउटस्टैंडिंग, एडवांस ये सब रहता था तो क्या करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी जो सैलरीज है उसका आउटस्टैंडिंग रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि सैलरी आपको एक ही बार मिल सकता है, हो सकता है ना कि पिछले साल ही आपको इस साल का एडवांस मिल गया था, मतलब आपको हर साल 10,000 सैलरी मिलता है, मान लीजिए कि पिछले साल 5,000 आपको एडवांस मिल गया इस साल के लिए, तो उसको क्या करेंगे, या फिर इस साल के अंत में कुछ बाकी रह गया वो आपको अगले साल हो सकता है मिलेगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर मान लीजिए कि साल के अंत में आपको एडवांस मिल गया अगले साल के लिए सैलरी, तो उसका क्या करेंगे, 10,000 आपका सैलरी बनता है उसकी जगह आपको 15,000 मिल गया जिसमें 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट है इसको हम लोग आज सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा हर एक चीज, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जितना भी है ये आपको फॉर्मेट पर ही बेस्ड है। तो ये देखिए सबसे पहला फॉर्मेट आप जब स्टेटमेंट बेसिस पर बनाएंगे, मान लीजिए सैलरी पर, ठीक है, यहाँ एग्जांपल लिए कैलकुलेशन ऑफ करंट रेवेन्यू, कितना भी करंट रेवेन्यू है जो भी आप रेवेन्यू के नाम पर जानते हैं, ठीक है, वो करंट रेवेन्यू जितना भी है अगर उसका आउटस्टैंडिंग एडवांस ये सब होता है यानी प्रीपेड बैलेंस, तो हम लोग उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते जाइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैलरी चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ एग्जांपल हम ले रहे हैं सैलरी का, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। तो टोटल सैलरी पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर में आपने टोटल सैलरी जितना भी पे किया होगा वो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का, ठीक है, यानी करंट ईयर जो अभी साल चल रहा है उस साल के अंत में आपने सैलरी पे नहीं किया है। मान लीजिए कि इस साल का 10,000 सैलरी बनता है, आपने किसी एम्प्लॉय को रखा, उस एम्प्लॉय का इस साल का 10,000 बनता है जिसमें आपने उसको 5,000 दिया और 5,000 बाकी रख लिया, बोला कि अभी तो नहीं है तुमको नेक्स्ट ईयर में 5,000 हम दे देंगे, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रखते हैं। तो बताइए कि उस एम्प्लॉय का सैलरी करंट ईयर का कितना होगा, 5,000 आपने दे दिया और प्लस 5,000 जो आउटस्टैंडिंग है, दोनों को ऐड करेंगे तब 10,000 पता चलेगा कि हाँ 10,000 इसका सैलरी करंट ईयर का है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। समझ में ऐड क्यों किए, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, करंट ईयर का एंड में इतना आउटस्टैंडिंग रह गया तो फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे। एक और आउटस्टैंडिंग का बात आएगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, यानी मान लीजिए कि अभी साल शुरू ही हो रहा है और साल शुरू ही हो रहा है और उसमें शुरुआत में ही ये बोला जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो तुम्हारा पिछले साल था ना वो इस साल हम तुमको दे रहे हैं। मान लीजिए पिछले साल का 2,000 आउटस्टैंडिंग रह गया था, 10,000 उसका बनता है, पिछले साल हम उसको 8,000 दिए थे, 2,000 बाकी रह गया, तो ये नया साल चालू हुआ, तो इस साल में हम पिछले साल का भी 2,000 उसको दे रहे हैं, तो ये 2,000 उसका करंट ईयर का सैलरी होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए ये 2,000 हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का पेमेंट हम आज दे रहे हैं तो इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का तो नहीं ना है, करंट ईयर का ही सैलरी हमको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन का पढ़ा होगा पहले, तो खैर वो अलग चीज था, यहाँ पर ये अलग चीज है। इनकम साइड हम लोग पहले पढ़े थे, अभी एक्सपेंडिचर साइड का सारा आइटम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी में आपको ये चीज क्लियर हुआ कि सैलरी पिछले साल का 2,000 बाकी था जो कि इस साल आपको 2,000 मिल रहा है, तो बताइए ये करंट ईयर का है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसको हम लेस कर देंगे। तो लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर 2017-18, यहाँ एग्जांपल लिया गया है, मान लीजिए कि ये 2019 चल रहा है, साल का 2019 यानी एंड में हम लोग देख रहे हैं कि 31 मार्च
2019 में है, ठीक है। मार्च 2019। तो इस साल के अंत में हमको पता चला कि मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी था इतना, तो उसको हम लोग ऐड कर दिए। और इस साल के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को हम लोग को पता चला कि इतना मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा जो इस साल मिल रहा है, चाहे इस साल आप पे कर रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 2000, जो आपको पिछले साल ही पे करना चाहिए था अपने एम्प्लॉय को, लेकिन आपने पिछले साल ना पे करके इस साल पे कर रहा है, तो इस साल पे कर रहे हैं, तो वो इस साल का तो सैलरी नहीं है, वो है पिछले साल का। तो आप क्या करेंगे कि उसको लेस कर देंगे। आगे हम बात करते हैं प्रीपेड का। देखिए प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर, तो मान लीजिए कि आपका हर एक साल 10,000 सैलरी बनता है, तो पिछले ही साल में आपको बस मान लेना है कि पिछले ही साल में आपको 3,000 इस साल का मिला, मतलब एडवांस में मिल गया नेक्स्ट ईयर का। पिछले साल में आपको एडवांस में 3,000 सैलरी मिला है, वो इस साल, ठीक है। हम एम्प्लॉय के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉय को पिछले साल ही 3,000 मिला था नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस। तो आप पे करने वाला कौन है? आप है। आपने पे किया, अगला को सैलरी 3,000 पे किया, लेकिन ये बोल के पे किया कि ये 3,000 तुम्हारा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप नेक्स्ट ईयर में जब पहुंचेंगे ना, तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2019। तो 2019 का पिछले साल यानी 2018 के अंत में आपने एडवांस पेमेंट किया था अपने एम्प्लॉय को, और बोला कि ये जो 2018 में, देखिए अभी 2018 की हम बात कर रहे हैं और अभी चल रहा है 2019। 2018 में आपने एम्प्लॉय को पे किया था 3,000 और बोला ना कि ये 3,000 तुम्हारा एडवांस है। 2018 के अंत में आपने बोला कि ये 3,000 तुम्हारा एडवांस है, तो ये 3,000 2019 का होगा ना, क्योंकि साल के अंत में आपको 2018 के अंत में यानी 31 मार्च 2018 में आपने एडवांस के तौर पर 3,000 अपने एम्प्लॉय को दिया, तो ये 3,000 उसके लिए 2019 का सैलरी कहलाएगा। तो जब आप 2019 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3,000 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐड प्रीपेड सैलरी, जो कि प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट कर दिया, तो प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दिया सैलरी, तो ये है तो इसी साल का ना, इसलिए आप इसको क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। यहां पर अब आप सबसे पहले आपने ये वाला बैलेंस लिखा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐड वाला बैलेंस लिखा, ये आउटस्टैंडिंग वाला भी अभी हमने समझा दिया, ये प्रीपेड वाला भी हमने समझा दिया। अब यहाँ लास्ट में आते हैं कि प्रीपेड सैलरी दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि अभी 2019 चल रहा है, 2019 का 31 मार्च चल रहा है, ठीक है, और अब 31 मार्च 2019 मतलब इसी दिन जब आप खाता क्लोज कर रहे हैं, तो इसी दिन आपने सैलरी एडवांस में पे किया अपने एम्प्लॉय को। आपके पास ज्यादा पैसा हो गया था, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा पैसा हो गया था, तो आपने एडवांस में अपने एम्प्लॉय को पे कर दिया, मान लीजिए कि 4,000, और बोले कि ये जो 4,000 हम तुमको सैलरी दे रहे हैं, ये करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर में हम तुमको 4,000 नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 4,000 को आपको करंट ईयर में क्या करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा। आया समझ में? ये 4,000 को करंट ईयर में लेस कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि ये करंट ईयर का तो सैलरी नहीं है उसका, सिर्फ करंट ईयर सैलरी को ही ऐड करना है, और करंट ईयर का सैलरी नहीं है तो उसको लेस करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में जो फिगर आएगा ऐड लेस करने के बाद यहाँ पर, वो क्या होगा, करंट ईयर सैलरी, जो कि डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उम्मीद करते हैं कि ये सारा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप प्लीज हमको कमेंट करके बताएं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, आप हमको एक बार फिर से समझाएं, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास कि वीडियो को वापस से चलाएं और फिर से इसको सारा थ्योरी को सुने। हमने क्या बताया, चलिए अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। अब मान लीजिए इंश्योरेंस का बात आता है, अभी सैलरी का आपने देख लिया, वो सैलरी का एग्जांपल दिए थे, अब इंश्योरेंस का एग्जांपल देते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेबल, जो कि इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो शुरुआत करें यहां से कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से आपने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मतलब टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहां पर लिख देंगे,
उसके बाद उसमें ऐड करेंगे प्रीपेड पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, यानी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए कि हर साल 10,000 पे करना है, ठीक है, जिसमें आपने प्रीवियस ईयर मान लीजिए अभी 2019 चल रहा है तो आपने प्रीवियस ईयर 2018 के अंत में एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो ये एडवांस में पेमेंट आपने 2018 में किया था, तो ये किसके लिए था? 2019 के लिए। तो जब आप 2019 का खाता बनाएंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। देखिए इसलिए यहां पर हम लोगों ने ऐड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐड की। अब आगे बढ़ते हैं। लेस प्रीपेड दिस ईयर और करेंट रिलेटेड टू कमिंग ईयर। इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर साल 10,000 बनता है, आपने इसी साल के अंत में एडवांस में पेमेंट कर दिया जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। 10,000 बनता है लेकिन आपने 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो इसका मतलब 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए है, जो कि 5,000 आप यहां इस साल में लेस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर का जब आप खाता बनाएंगे तो वहां पर ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम लोग कहां पर है? करंट ईयर में। तो करंट ईयर में 5,000 हम लोग को लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये एडवांस है अगले साल के लिए। तो देखिए लेस प्रीपेड दिस ईयर और करंट ईयर रिलेटेड टू कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर का है ना ये, इसीलिए हम लोग यहां पर इसको क्या करेंगे कि लेस कर देंगे। अब लास्ट में हम लोग को क्या आ जाएगा कि अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको लास्ट में लिखना क्या है? ये जो अमाउंट आएगा सारा एडजस्टमेंट करने के बाद वो आप लिख दीजिएगा। तो यहां से आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इलास्ट्रेशन क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, और अगर आप इलास्ट्रेशन क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपसे एक्सरसाइज भी 100% बन जाएगा। और हम आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा वीडियो हर एक सीरीज को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा और आप हमारे हर एक वीडियो को समय पर देख पाएंगे। ये रहा इलास्ट्रेशन नंबर 11 जो कि सैलरी से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। From the following information, calculate the amount of salary chargeable to income and expenditure account for the year ended 31st December 2018। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2018 को। यहाँ पर बोला क्या है कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना सैलरी पे किए हैं। तो शुरुआत यहां से करना है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2017, और आप खाता कहां पर बना रहे? देखिए 2018 में खाता बना रहे, ठीक है। मतलब करंट ईयर क्या चल रहा है? 2018 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2017 का है, यानी कि इस साल में आपको आउटस्टैंडिंग के नाम पर कितना मिला है? 10,000 आपने पेमेंट किया। इस साल में आपने 10,000 जो पेमेंट किया है ना, वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पे किया है, यानी आपका एम्प्लॉय के पास 10,000 पिछले साल का बाकी होगा, तो आपने इस साल पेमेंट किया, तो ये है तो पिछले साल का ना, और पिछले साल का है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे कि लेस कर देंगे। करंट ईयर में आप इसको लेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2018, और चल रहा है साल अभी 2018 चल रहा है। 2018 के अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया है 15,000, तो ये 15,000 क्योंकि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसको क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ये मिला नहीं है, ये इस साल में नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो आप क्या करेंगे कि इस साल में इसको ऐड कर देंगे। अगला है सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018। कौन सा साल चल रहा है? 2018 ही चल रहा है, मतलब साल के अंत में आपने एडवांस सैलरी पे कर दिया, तो ये करंट ईयर का तो सैलरी नहीं पे करना था, ये तो आपने अगले साल के लिए पे किया। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट ईयर का, तो करंट ईयर का ही दिखाइए, बाकी आप लेस कर दीजिए। क्लियर हुआ?
आपको शुरुआत करना है ये 3000 से, इसमें ऐड कर देना है सिर्फ 15000 और लेस कर देना है 10000 और 20000। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर करंट ईयर, या फिर जो साल चल रहा है उसका नाम यहां पर लिख दीजिए 31 दिसंबर 2018। अब यहां पर फॉर्मेट बना लीजिएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, और पार्टिकुलर्स अमाउंट का जैसा कि आप हमेशा से बनाते आए हैं। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आपको एक गाइड सही मिलना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको अगर गाइड सही मिल जाता है, मतलब रास्ता दिखाने वाला अगर सही पर्सन मिल जाता है, तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं फंस सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, कॉलेज के टीचर से पढ़ रहे हैं, हमको वो पास करवा देंगे। ठीक है, आपको पता है कि वो स्कूल और कॉलेज के टीचर आपके लाइफ के साथ खेल रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट कहाँ गया? आप उसके वजह से फ्यूचर में सरवाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और अकाउंट्स आपका मेन सब्जेक्ट है, याद रखिएगा कि अकाउंट्स का एक एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तभी वो टीचर आपके लिए सही है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा आगे चल के पछताने वाले हैं। कोई टीचर बुरा नहीं होता है, हो सकता है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत तेज है, लेकिन आपको समझा नहीं सकते हैं। हर एक टीचर के पास ये क्वालिटी नहीं रहता है कि आपको समझा सके। ठीक है, तो जहां से आपको बेटर समझ में आता है वहां से आप समझने की कोशिश करें। आपके भैया भी अगर समझाते हैं तो अगर उस टीचर से बेटर समझाते हैं तो अपने भैया से भी समझने का कोशिश करें, और अकाउंट्स को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि इसका जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये आपसे खुद से बनना चाहिए था, ना कि हर एक क्वेश्चन आपके टीचर बताएंगे। कोई भी रेफरेंस से, कोई भी बुक से आप ले ले तो उस बुक का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनना चाहिए था। और ऐसा पढ़िए कि आप अगला को पढ़ा सके, तभी पढ़िए, नहीं तो ऐसा पढ़ाई कोई काम का नहीं है जब आप किसी को कोई क्वेश्चन बता ही नहीं सकते, कोई भी सवाल का लॉजिक नहीं समझा सकते हैं। ये ऐड क्यों हुआ, ये लेस क्यों हुआ, इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है, आप अगर ये नहीं समझा पा रहे हैं, चाहे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा पढ़ाई कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये एक समय तक मान लीजिए कि एक साल आपने निकाल दिया, 12th निकाल दिया, इसके बाद ग्रेजुएशन में क्या करेंगे? और आपको पता है कि ये स्कूल टीचर का जो टीचर्स हैं, स्कूल का जो कॉलेज का टीचर्स हैं, ठीक है, ये लोग के हाथ में 10 मार्क्स देना रहता है पर सब्जेक्ट, वो इंटरनल होता है। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि 10 में 10 उनका औकात है कि 10 में 10 वो काट दे आपका? नहीं काट सकते हैं। वो एवरेज 5 मार्क्स तो देना ही रहेगा। अब बचा 5 मार्क्स। अब बताइए कि टोटल नंबर है 50, उसमें 5 मार्क्स के लिए आप उनके पास पढ़ रहे हैं और अपना फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो 5 नंबर अगर आपको नहीं भी देंगे ना, तो 45 नंबर आप खुद से लाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन करेंगे, ये मेरा गारंटी है। खैर ये सब चीज आपको नहीं समझ में आएगा, हमको पता है कि कोई भी स्टूडेंट को ये सब चीज नहीं समझ में आता है। उसको बस मतलब है कि करंट ईयर में हमको पास हो जाना है किसी तरह, बाकी आगे का आगे देखेंगे। नॉलेज गया सर से ऊपर। ठीक है, चलिए हटाइए। तो हमको आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना यूट्यूब से हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपको पता है यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होने के लिए कितना सब्सक्राइबर चाहिए? मिनिमम 1000 और 4000 आवर्स वॉच आवर चाहिए यहाँ। तो ऐसा कभी भी हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, 4-5 साल लग जाएगा। तो हम ये कंटेंट आपके लिए डाल रहे हैं। हम जान रहे हैं कि यहाँ का स्थिति कितना खराब है, स्टूडेंट्स लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत कंप्लेन आता है कि सर हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर, और क्या बताएं, हम मजबूर भी हैं, वहां छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसा स्थिति है सबके साथ। खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बस इतना ही करना, शेयर कर दें। आपको हमारे पास पढ़ने के लिए आने का जरूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ें।
ठीक है, इससे तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से आपको समझा सके, जितना बेटर मेरा एबिलिटी है समझाने का, उतना हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दे और आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ताकि आप मेरे जैसा टीचर बने। मतलब कोई भी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब देने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे, ठीक है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपका ये हेजिटेशन को हमको दूर करना है। तो देखिए फॉर्मेट आपको इस तरह से बनाना है। लिखिए सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने क्वेश्चन देखा होगा, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा। बताइए कितना होगा? 3 लाख। और ऐड क्या करना है? आपने अभी फॉर्मेट भी देखा था, ऐड आउटस्टैंडिंग, जो करंट ईयर का एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया उसको ऐड कर देना है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन डेट, बताइए 31/12/2018। कितना ऐड करना है? 15,000। 15,000 ऐड कर देंगे। ऐड का कोई और फिगर था? नहीं। अब जो बचा हुआ है बस लेस का फिगर है, तो इसको पहले ऐड करके काम खत्म करते हैं। 3,15,000। अब इसमें हमको लेस क्या करना है? 2 लाइन होगा लेस करने का। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सबसे पहले इसी का लिख लीजिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहां हमने ऐड किया था क्लोजिंग फिगर, तो यहां पर ओपनिंग फिगर मतलब 1 जनवरी 2018 या फिर 31 दिसंबर 2017, दोनों में कुछ भी लिखा होगा। बस यहां पर देखिए कि ओपनिंग फिगर को हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि यहां पर क्लोजिंग फिगर को ऐड किए हैं तो ओपनिंग फिगर लेस होगा। तो बताइए ओपनिंग फिगर कितना है आउटस्टैंडिंग का? 10,000। और एक और लेस करने का फिगर होगा, बता दीजिए कितना है? तो लेस करने वाला क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड सैलरीज ऑन डेट, बताइए 31 दिसंबर 2018, मतलब साल के अंत में एडवांस है, तो ये है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ना, तो कितना? 20,000 है। ये 20,000 भी लेस होगा, यानी ये टोटल कितना जाएगा? 30,000 लेस होने वाला है। लेस को हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं हम लोग, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा लेस करके, बताइए फटाक से। तो ये हो जाएगा 2,85,000। सैलरी चार्जेबल टू, यहां पर लिखेंगे सैलरी फॉर 2018 चार्जेबल टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको तो पता होगा कि सैलरीज किधर जाता है, फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, उसमें भी सैलरी का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये रहा। वो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब 31 मार्च 2019 में हम लोग को क्या करना है कि अमाउंट कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में कितना जाएगा सैलरी के नाम पे। तो देखिए सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां से स्टार्ट करेंगे 80,000, यहां आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग फिगर है और ये क्लोजिंग फिगर है, और ये सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस का ये ओपनिंग फिगर है और ये क्लोजिंग फिगर है। तो आप फटाफट बताइए किसको लेस करेंगे और किसको ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग फिगर होता है उसको ऐड करते हैं, और आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग फिगर होता है उसको लेस करते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का आपने इस साल पेमेंट किया है, तो फिर ये तो है पिछले साल का ना। और सैलरी पेड इन एडवांस, जो पिछले साल का आपने एडवांस पे किया था वो है तो इस साल का, इसलिए इसको ऐड करेंगे। और ये साल के अंत में आपने एडवांस पे किया है, यानी ये है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए इसको हम लोग लेस करेंगे।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आपको शुरू करना है, ऐड क्या क्या करना है, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हम क्वेश्चन इसलिए पढ़ने बोले क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है कि बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए साथ साथ में हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं। पार्टिकुलर्स और यहां पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस दैट इज सैलरी फॉर करंट। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सैलरी। तो सैलरी के नाम पर कितना हम लोग का करंट ईयर का बैलेंस है वो लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर से। क्या लिखते हैं? सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना बैलेंस है? आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा होगा 80,000। इसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, मतलब साल के अंत में कितना होगा? साल का अंत यहां पर कब हो रहा है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। यहां पर इसका बैलेंस बता दीजिए कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड 20,000। अब ऐड में एक और चीज होगा, एडवांस, मतलब जो पिछले साल आपको एडवांस में मिला था। तो लिखिए प्रीपेड सैलरी, ये क्या है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में आपने पे किया था, तो डेट यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4/2019। कितना? 20,000। ये हो जाएगा 40,000। टोटल 1,20,000। अब हम लोग यहां पर लेस करेंगे। तो लेस में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, इसी का उल्टा आउटस्टैंडिंग सैलरी इन बिगनिंग का डेट क्या हो जाएगा? 1/4/2019। और प्रीपेड सैलरी, ये प्रीपेड सैलरी ये इस साल के अंत में, ठीक है। तो एट द एंड मतलब 31/3/2019। दोनों का बैलेंस बता दीजिए। 15,000 और इसका 18,000। दोनों का ऐड करना है और बताना है कि कितना होगा। तो ऐड करने पर आएगा 33,000, जिसको हम लोग को लेस करना है इससे, और लेस करके बताइए क्या बैलेंस आएगा। लेस करने पर आएगा 87,000। और ये फिगर क्या है? करंट ईयर का सैलरी है जो निकल गया। यहां पर लिख सकते हैं कि एक्चुअल सैलरी ऑफ करंट ईयर। एक्चुअल सैलरी ऑफ करंट ईयर। बाद में ये भी लिख सकते हैं कि डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ इसको फिर लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। और ये हो गया आपका सवाल खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट बेस्ड है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट याद रहा तो सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17A और 17B सबसे पहले बना लेते हैं। तो बताइए ये 17A कैसे बनेगा। ये देखिए इसमें बोला सैलरी पेड इन दिस करंट ईयर 1,20,000, मतलब करंट ईयर का 1,20,000 है। तो सवाल यहां से चालू करना है आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, मतलब इस साल के अंत में 12,000 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ये 12,000 को हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। आगे बोल रहा है कि सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, मतलब पिछले साल एडवांस आपने सैलरी पे किया था जो है इस साल का 5,000, ठीक है, करंट ईयर का है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड करने वाला फिगर था। आगे देखिए प्रीपेड सैलरी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी ये 3,000 आपने अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो इसको हम लोग लेस करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है। इसको हम लोग को क्या करना है कि लेस करना है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी शोन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सेम क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने बनाया भी है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है 1,20,000 से, इसमें ऐड कर देंगे ये दोनों और लेस कर देंगे इस 3,000। तो फॉर्मेट से बेस्ड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगर आपने हमारा पूरा आज का सेशन देखा है तो 100% उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। चलिए अब 17B देखते हैं कि 17B में क्या हो रहा है। बिल्कुल इलास्ट्रेशन के जैसा सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। ये देखिए, from the following information calculate the amount of sundry expense which will be shown on debit side of income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। कौन सा साल चल रहा है, 31 मार्च 2019 चल रहा है। और इसमें बोला है कि जो भी सन्ड्री एक्सपेंस है उसको कैलकुलेट करके बताइए करंट ईयर का कितना है। देखिए सन्ड्री एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल आपने 28,500 पे किया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 31/3/2018, तो आपका अभी कौन सा साल चल रहा है 2019 और ये है 2018, यानी ये क्या है ओपनिंग फिगर है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो ओपनिंग फिगर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। ओपनिंग फिगर है यानी पिछले साल एडवांस में मिला है तो इसी साल का ना है, करंट ईयर का है। आगे है सन्ड्री एक्सपेंस अनपेड, मतलब पिछले साल ही अनपेड रहा। देख रहे हैं ये 2018 का बात करा और ये चल रहा है अभी कौन सा साल 2019 चल रहा है। ठीक है, तो 2018 में ही अनपेड रहा है सन्ड्री एक्सपेंस, यानी पे नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग रहा होगा पिछले साल का, इस साल आप पे कर रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे कि लेस कर देंगे। आगे है सन्ड्री एक्सपेंस अनपेड, जो इस साल के अंत में ये अनपेड रहा है, तो है तो करंट ईयर का, भले ही अनपेड है, तो इसलिए इसको ऐड कर दीजिए। और क्या बोला है कि प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस कितना है, इस साल के अंत में प्रीपेड आपने इतना का किया है, यानी इस साल के अंत में आपने एडवांस पे किया है 2400, तो वो है करंट ईयर का नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लेस करेंगे। इस साल के अंत में आपने एडवांस में पे किया तो ये इस साल का है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसको लेस कर देंगे। तो यहां से आपको पता चल गया कि ऐड क्या करना है, ये दोनों फिगर को ऐड करेंगे और ये दोनों फिगर को हम लोग लेस कर देंगे। 17B भी बन जाएगा आपसे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ट्राई जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन बनाएं तो हम बना देंगे, लेकिन आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम आपके लिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाएंगे। ऊपर में हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट of actual sundry expense of current year। ठीक है, करंट ईयर का एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंस का कितना बैलेंस है वो आपको देखना है। क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे शो करेगा।
देखिए सन्ड्री एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं यहां से, सन्ड्री एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे किए हैं इस साल में 28,500, यहां पर हम लोग 28,500 लिख देंगे। अब इसमें ऐड क्या क्या करना है, आप लोगों ने देखा था कि दो फिगर इसमें ऐड का था और दो फिगर लेस का था। तो ऐड में सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस में आपको मिला था पिछले साल, तो पिछले साल 31/3/2018 को आपको पिछले साल ही मिल गया था, तो ये है तो करेंट ईयर का ना, भले ही पिछले साल मिला था, तो कितना है 4500। और अनपेड एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग का बात कर रहा है, अनपेड एक्सपेंस कितना है 31/3/2019, कितना है 5500, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, 38,500। अब लेस करना है तो इसी का उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस इसमें है, यहां देखिए 18 लिखे थे तो 31/3/2019 लिखेंगे, एक और लेस होगा, इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या है अनपेड एक्सपेंस, यहां पर 31/3/2019 है हम यहां, तो इसका मतलब यहां 31/3/2018 आएगा, 2400 और 5300, इसका है 2400 और इसका 5300, दोनों को जोड़िए और बताइए कितना होगा 7700, जो आपको यहां से क्या करना है कि लेस कर देना है, लेस करके बताइए 30,800। तो एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंस यहां लिखिए, एक्चुअल सन्ड्री एक्सपेंस डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हुआ आपका ये सवाल खत्म। तो जितना भी इलास्ट्रेशन था इससे रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ये कंप्लीट हो गया, ये एसके सिंह का जितना भी क्वेश्चन था। बाकी आपको होमवर्क मिलेगा डीके गोयल का, आप जरूर से जरूर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपसे बन जाए, ठीक है। इसको पेंडिंग मत छोड़िएगा आगे के लिए, ठीक है, ये आपके लिए ही भलाई के लिए है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन इसमें स्टार टेनिस क्लब का दिया है जो प्रॉब्लम नंबर 18 का है, तो इसको भी बना लेते हैं, जो कि है तो पहले से ही रिलेटेड, कुछ नया चीज नहीं है। भले ही आपको लग रहा होगा कि सैलरी के बाद ये क्यों दे दिया, लेकिन चलिए आप दे दिया तो इसको बना देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 जो एक्सरसाइज का है, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। ये टेनिस बॉल को बेचने में मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि बेचे हैं तो फिर कितना पैसा आया 3700, ठीक है, बेचने पर 3700 आया है। तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल सकते हैं, आप लोगों ने 7, 8, 9 प्रॉफिट लॉस ही तो सीखा है। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से कॉस्ट घटा देते हैं, मतलब जितना आप बेचे उसमें से उसका लागत घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि उसमें लाभ कितना है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला शुरू से आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर सेल माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो सेल तो आपको पता है लेकिन कॉस्ट नहीं पता है, तो कॉस्ट आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है उसको और जो परचेजेस है उसको, ये दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ से लेस कर देंगे जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस रहता है तो वहां पर उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस कर देते हैं परचेजेस और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका कॉस्ट निकल जाता है। ये आपने पहले ही सीख लिया है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट आपको बना लेना है कि
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। पार्टिकुलर अमाउंट सेल ऑफ बॉल का अमाउंट कितना है 3700। अब इसमें हम लोग को लेस करना है, लेस इसका कॉस्ट को लेस करना है। लिखिए कॉस्ट ऑफ बॉल्स सोल्ड, जो आपने बेचा है ये सारा बॉल का, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को जोड़ना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक है कितना 400 है, और इसमें परचेजेस को जोड़ देना है, ऐड परचेजेस कितना है 4000। ओपनिंग स्टॉक एक मिनट, ये ओपनिंग स्टॉक कितना था 400 था। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक 400 है और परचेजेस कितना है 4000 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4400 आएगा। अब इसमें हम लोग लेस क्या कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 900, तो इससे 900 लेस कीजिए और बताइए कितना आएगा 3500। मतलब कि यहां हम लोग को 3500 लेस करना है इससे, समझ में आया। तो ये 3500 को यहां ना लिख करके हम लोग कहां लिखेंगे, बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 3500। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट को आपने वो बॉल को कितना बेचा 3700 में, और खरीदा कितना, यानी कॉस्ट कितना पड़ा उसमें 3500। तो यहाँ पर 200 आपको प्लस में फिगर आया, इसका मतलब ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने 7, 8, 9, 10 पढ़ के आया होगा, तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर था, कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। और आगे का क्वेश्चन जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने क्लास 11th किया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये मात्र एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम आपको इलास्ट्रेशन बताएं या फिर क्वेश्चन या फिर दोनों बताएं। तो इलास्ट्रेशन जो है इसका बना हुआ है किताब में, तो वहां से भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आए, तो हम उसके लिए पहले आपको इलास्ट्रेशन बता देते हैं, फिर इसका जो क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। ठीक है, मतलब आपके लिए एक ऑप्शन भी हम नहीं छोड़ने वाले कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। हर एक पॉइंट आपको, हर एक क्वेश्चन और उसका एक एक लाइन समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आपसे 1 रुपया कॉस्ट ले नहीं रहे हैं, तो हम आपको सिखाने का ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस से इलास्ट्रेशन ले जाते हैं। ये रहा इलास्ट्रेशन नंबर 30। इसमें बोल क्या रहा है कि On 1st April 2018, the book value of the equipment of the Star Club was 60,000. On 1st December 2018, one half of the equipment was sold for 25,000. ठीक है, मतलब शुरुआत में 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास 60,000 का इक्विपमेंट है, बाद में हमने उसका आधा बेच दिया, यानी 30,000 इसका बेच दिया। ठीक है, बेचा तो कितना पैसा मिला उसको 25,000, 25,000 में उसको बेचा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना बेचा है 25,000। एंड द अदर इक्विपमेंट वाज परचेज, उसके बाद बेचने के बाद हम लोग एक नया इक्विपमेंट खरीदते हैं 48,000 का। कब 1 जनवरी 2019 को। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम, और बताना है कि सो द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएशन, कि ये डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने के बाद आपने बेचा जितना में है, ठीक है, उससे प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है, या फिर और आगे क्या करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आपको क्या लिखना है, यानी डेबिट साइड में क्या लिखना है चाहे क्रेडिट साइड में क्या लिखना है,
और शो द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दैट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? फिर से हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60,000 का मेरे पास इक्विपमेंट था, उसका आधा यानी 30,000 का इक्विपमेंट हमने बेच दिया 25,000। ठीक है, 30,000 का इक्विपमेंट 25,000 में हमने बेच दिया, और उसके बाद एक नया इक्विपमेंट खरीदा 48,000 का 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, और हम लोग खाता कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2019। साल कौन सा चल रहा है? 2019 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, हर एक चीज हम लोग बना करके देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ये जो खाता हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहले इसको बीचों बीच से डिवाइड करना है। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सेल निकालना है कि लॉस कितना हुआ सेल पर। ठीक है, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे तो उसका डेबिट साइड में लिखते होंगे कि जो लॉस होता है उसको। तो यहाँ पर लिखिए, इधर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं और उस साइड 22 से, ये तो आपको पता होगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका पहले आप देखिए कि बुक वैल्यू कितना है, तो यहां पर आप उसका बुक वैल्यू लिखिएगा, यानी आधा को हम लोग बेचे हैं ना, तो 60,000 का इक्विपमेंट था, 30,000 का इक्विपमेंट हम लोग बेच रहे हैं, तो बुक वैल्यू कितना हुआ? 30,000। इसमें हम लोग लेस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन। अभी तक का डेप्रिसिएशन अमाउंट देखिए कितना है, तो कैसे देखेंगे? ये मशीन मेरे पास शुरुआत में कितना तारीख को था? 1 अप्रैल। क्वेश्चन एक बार आप जरूर से देखिए, 1 अप्रैल 2018 को था। उसके बाद इसको बेचे कब है? 1 दिसंबर को बेचे। तो देखिए यहाँ पर डेट कितना हो गया? 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर, हम 1 दिसंबर को बेच दे रहे हैं, तो 1 दिसंबर के बाद आपको दिसंबर वाला महीना देखना ही नहीं है। दिसंबर के पहले नवंबर तक जोड़िए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में तो आना ही नहीं, क्योंकि एक ही तारीख को आपने बेच दिया। कितना महीना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 8 महीना का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 30,000 का, तो 30,000 गुना 8/12 गुना 10%, तो 10/100 कितना हो जाएगा? 2,000 अमाउंट हो जाएगा। यहां से 2,000 हम लोग क्या करेंगे कि लेस कर देंगे, तो कितना आएगा? 28,000। और फिर इसको बेचे कितना में है? तो लेस सेल प्रोसीड्स। ये इक्विपमेंट को कितना में बेचे? 28,000 का मेरे पास अभी करंट वैल्यू है इसका, लेकिन हम 25,000 में बेच दिए। इसका मतलब आपको पता चल रहा है ना कि लॉस हो गया है 3,000 का। लॉस हो गया है कि फायदा हो गया? बताइए, लॉस हुआ है ना, इसीलिए ये लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। अगर फायदा होता तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब आगे टोटल जो डेप्रिसिएशन है उसको आपको शो करना है, तो इधर वाला तो खैर पहले हम मिटा देते हैं। आगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखते हैं, तो टू डेप्रिसिएशन, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है टोटल आप यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहले
ऑन 30,000 जो आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो ऑन 30,000 फॉर जो सेल कर दिया उसका तो 8 महीना का डेप्रिसिएशन हो रहा था। तो इसका आपने कैलकुलेट किया होगा कि 30,000 गुना 8/12 गुना 10% जो ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर पता चला कि 2000। तो यहाँ पर आप 2000 लिखें। उसके बाद ऑन 30,000 फॉर 1 ईयर टोटल, आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि टोटल इक्विपमेंट मेरे पास कितना गया 60,000 का। 60,000 में 30,000 का पहले बेच दिए तो उसका डेप्रिसिएशन लिखिए, और बाकी 30,000 जो बच गया तो उसका तो साल भर का डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, क्योंकि बिका तो है 30,000 का, 30,000 का तो बच गया इक्विपमेंट, तो पूरा साल भर का कितना हो जाएगा इसका, तो 30,000 गुना 10%, इसका आ जाएगा 3,000। और फिर आपने देखा कि इक्विपमेंट खरीदे भी ऑन 48,000, मतलब 48,000 का इक्विपमेंट हम लोग खरीदे भी थे, उस पे कितने दिनों का डेप्रिसिएशन कटेगा, तो कितना तारीख को खरीदे थे वो आप देखिए, 1 जनवरी को खरीदे थे और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हुआ, तो हम लोग 3 महीना का यहाँ डेप्रिसिएशन 48,000 का देख लेते हैं। तो फॉर 3 मंथ 48,000 गुना 3/12 और गुना 10% जो इसका रेट है कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए, 1200। तो यहाँ 1200 लिखिए। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बताइए, 2,000 3,000 5,000 हो गया, और 1200 6200 मतलब 6200। टोटल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी आइटम था वो बन गया है, ठीक है। पहले आपको लॉस लिखना है, लॉस 3,000 का आया और डेप्रिसिएशन टोटल 6200 आया। आप लोग पीएल भी बनाते होंगे ना क्लास 11th में, तो उसमें भी आप लोग लॉस जो होता था वो डेबिट साइड में लिखते थे और जो डेप्रिसिएशन होता था उसको भी डेबिट साइड में लिखते थे। तो सेम उसी के जैसा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं कि ये सारा आइटम बैलेंस शीट में कहां-कहां शो करेंगे। तो आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट भी पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मेट बताने का तो जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मेट याद होगा बैलेंस शीट का। एज इट इज अमाउंट, इधर एसेट्स आता है और अमाउंट, ऊपर में बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, कौन सा साल चल रहा है, 2019 चल रहा है, 31 मार्च 2019, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे जो इक्विपमेंट आपके पास बच गया एसेट का, ये देखिए 31 तारीख को, मतलब साल के अंत में कितना इक्विपमेंट आपके पास बचा। आपने 30,000 का बेच दिया तो 30,000 का तो बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि 60,000 माइनस 30,000, 30,000 का इक्विपमेंट आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन भी तो आपको काटना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा कुछ इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग खरीदे भी हैं, तो ऐड परचेजेस। तो इस साल आपने कितना का परचेज किया था, 48,000 का इक्विपमेंट खरीदा भी था, कितना हो गया 78,000, और इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का कितना होगा, आपने अभी निकाला भी था। टोटल डेप्रिसिएशन ये 30,000 पर कितना निकला था, यहाँ देखिए कि ये जो साल भर के लिए आपके पास है 3,000, और ये जो 48,000 का आपने इक्विपमेंट खरीदा था, इसमें 3 महीना का ही डेप्रिसिएशन कटा 1200, मतलब 3,000 और 1200। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3,000 प्लस 1200, टोटल कितना हो गया 4,200। इसको हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि आपके पास है इक्विपमेंट 78,000 का, 78,000 का, लेकिन डेप्रिसिएशन से उसका अमाउंट करंट वैल्यू कम हो गया ना, डेप्रिसिएशन घटाइएगा तो करंट वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है कि आज के हिसाब से मार्केट में इसका क्या भाव है, तो 73,800। और ये हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको बोला था वो यहाँ पर बन गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम इसको छोटा करके आपको दिखा रहे हैं। मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लेना है, बैलेंस शीट भी बना लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सेम क्वेश्चन है
जो एक्सरसाइज में है। ये तो इलास्ट्रेशन था, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 तो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या बोल रहा है, बोला फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग टू द फर्नीचर ऑफ अ क्लब। बोला है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2018 को 60,000 का फर्नीचर है। इसमें आधा फर्नीचर को बेच दिया है कब, 31 मार्च को 2019, 31 मार्च 2019 को बेच दिया है। ठीक है, मतलब पूरा साल भर होने के बाद ही बेचा है। कितना बेचा, 25,000 का, मतलब 60,000 का आधा पहले कीजिए, 30,000 और 30,000, 30,000 प्लस 30,000, और इसमें जो 30,000 का है ना आपने बेच दिया 25,000 में, और ये 30,000 का आपने अभी तक रखे हुए हैं, 30,000 का नहीं बेचा है। और आपको 10% डेप्रिसिएशन रेट उसमें काटना है, और सो द ट्रीटमेंट, मतलब जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया इलास्ट्रेशन, तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है। तो डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे कटेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहां पर अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट क्रेडिट तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन फर्नीचर, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना आएगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बुक वैल्यू लिखिए, उसी तरह जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। बुक वैल्यू 30,000 था, क्योंकि 60,000 का आधा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लेस क्या करेंगे, अभी तक का डेप्रिसिएशन। तो ये खरीदा कब गया था, तो डेप्रिसिएशन पूरा पूरी कितना कटेगा, पर रखने के बाद ही हम लोगों ने बेचा है, मतलब 1 अप्रैल को बैलेंस था और 31 मार्च को हम लोगों ने बेचा है। तो कितना हो जाएगा, 30,000 गुना 10%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,000। हम लोग यहाँ से 3,000 क्या करेंगे कि लेस कर देंगे, आ जाएगा 27,000। अब इसमें हम लोगों ने इसको बेचा कितना है, कितना बेचा है, लेस सेल प्रोसीड्स। तो सेल कितना में किए थे, 25,000 में किए थे। 25,000 में ये फर्नीचर को बेच दिए, तो आ गया हमारे पास 2,000 का लॉस। अब यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन भी शो कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया आपको, डेप्रिसिएशन ऑन 30,000 फॉर 1 ईयर, और 30,000 मतलब दोनों 30,000 का तो बिका, और ये 30,000 का जो मेरे पास है, तो जो बिक गया और जो है दोनों 1-1 साल का है मेरे पास, तो 3,000 3,000 का डेप्रिसिएशन कटेगा ये लोग पे, तो 3,000 और 3,000 कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो हम लोग 6,000 यहाँ पर शो कर देंगे। और ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में शो कर देते हैं कि कितना एसेट होगा, और लायबिलिटी में तो कुछ अभी वैसा आइटम दिया नहीं है, तो बैलेंस शीट का सिर्फ एसेट साइड ही अभी बना सकते हैं। As at 31st March
डेट क्या है 2019, करंट ईयर का डेट 2019। अब हम लोग एसेट में इधर सबसे पहले फर्नीचर लिखते हैं। फर्नीचर कितना का है मेरे पास, क्योंकि 30,000 का बिक गया तो 30,000 ही बचा है अभी हमारे पास, और इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो जो बचा है उस पर डेप्रिसिएशन कटेगा, तो पूरा साल भर का कटेगा 3,000, कितना आ जाएगा 27,000। अब बस ये खत्म हो गया, क्योंकि साल के अंत में आपका साल यहाँ पर खत्म हो जा रहा है 31 मार्च 2019। इस डेट में आपके पास क्या बचा है, एसेट के नाम पर फर्नीचर बचा जो 30,000 का था। 30,000 का तो हमने बेच दिया, अब इस पे डेप्रिसिएशन कटेगा साल के अंत में, पूरा साल भर का 10%, कितना 3,000 लेस कर दिया, 27,000 आ गया। अब बस ये खत्म, जितना भी क्वेश्चन था जो हमने फॉर्मेट बताया उससे बेस्ड भी बन गया, और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन गया, यानी फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन करता है और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट और लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी एसेट होता है वो कहां पर लिखते हैं आपने देख लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस शीट बोलेगा तो बैलेंस शीट भी बना देंगे, और एसेट साइड में क्या आता है, फिक्स एसेट आता है, उससे जो कॉस्ट जो होता है वो तो लिखते हैं, साथ साथ में उसका डेप्रिसिएशन घटा देते हैं।